हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो न्यूरा पाठशाला एजुकेशन। और आज हम क्लास 9th का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जो है क्या क्वेश्चन है और आंसर क्या स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है। सो फर्स्ट इज व्हाट इज केनाल रे। पहला क्वेश्चन है कि केनाल रे क्या होता है। देखिए, केनाल रे आर द पॉजिटिव चार्ज रेडिएशंस दैट कैन बी पासिस थ्रू द परफोरेटेड कैथोड प्लेट। कहते हैं कि एक्चुअली कैथोड रे क्या है, सॉरी केनाल रे क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस है। क्या है? रेडिएशंस है। ठीक है। और जो क्या करेगी, एक कैथोड रे प्लेट जो होगी उससे ये पास करने वाली है। एंड दीज रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इसके अंदर कौन सा चार्ज पार्टिकल्स होंगे? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? इफ एन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। पूछा गया है कि एक हमारे पास क्या है, एटम है, उसमें एक ही आपके पास इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। पूछा गया है कि क्या ये किसी तरह का चार्ज मतलब कैरी करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को मैंने जैसे बताया आपको, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, वेयर एस प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस इज इक्वल, मतलब इनका जो चार्ज होगा वो क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। देयर फोर एन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल नॉट कैरी एनी चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होने वाला है, मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? आपका न्यूट्रल एटम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। दैट इज 1 इज प्रोटॉन, 1 इज प्रोटॉन, नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, एंड जो न्यूट्रॉन होता है उस पर न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक है, मतलब नो चार्ज। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऑन द बेसिस ऑफ रुदरफोर्ड सॉरी थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल और एज अ होल। कहा गया है कि थॉमसन मॉडल को एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो है उसको एक्सप्लेन करे हुए आप ये बताइए कि कैसे इसका जो टोटल आप कह सकते हो एटम क्या है, न्यूट्रल हो जाता है। सो देख लेते हैं। देखिए, as per the Thomson model of an atom consists of both negative and positive charge which are equal in number and magnitude। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे तो कोई चार्ज होगा क्या? नहीं, नो चार्ज। तो इसी तरह से बताया है कि थॉमसन मॉडल के हिसाब से क्या था कि वहाँ पे जो है प्रोटॉन मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वो कहते हैं इक्वल इन नंबर और इक्वल इन मैग्नीट्यूड में थे, और इसीलिए आप कह सकते हो कि ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट बोला हुआ है आपको, ऑन द बेसिस ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच सब अटोमिक पार्टिकल्स आर इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एटम के अंदर हमने 3 कंसिडर किए थे सब अटोमिक पार्टिकल्स, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो पूछा ये गया है कि रुदरफोर्ड मॉडल जो था उसके अकॉर्डिंग सब अटोमिक पार्टिकल्स कौन से प्रेजेंट थे न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। सो देखिए यहाँ पे बता, ऑन द बेसिस ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, कि प्रोटॉन्स क्या थे? प्रेजेंट थे किसमें? न्यूक्लियस के अंदर। और आपको पता होना चाहिए ये होता है एटम, एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक, आगे चलिए। नेक्स्ट पूछा बोला गया आपसे कि ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम विद द 3 शेल्स, 3 शेल्स के साथ। तो आपको मैं पहले बता दूं कि जो मोर मॉडल था उसने एटम्स में क्या कर रखे थे? शेल्स बना रखे थे। क्या बना रखे थे? शेल्स। ठीक है। ये बीच में आपके पास था वो था न्यूक्लियस। इसको के दे दिया, इसको एल दे दिया, इसको एम शेल दे दिया, और एक और भी शेल थी दैट इज एन शेल। तो वही आप देख रहे होगे यहाँ पे, ये देखिए एन शेल है, के शेल है, एल शेल है और एम शेल है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको बता रखा है यहाँ पे, what do you think would be observation if alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold। देखिए, जो रुदरफोर्ड मॉडल था ना उसमें क्या किया गया था? एक फॉइल लिया था, और जो फॉइल यूज की गई थी वो किसकी की गई थी? गोल्ड की फॉइल यूज की गई थी। ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि मान लीजिए यहाँ पे गोल्ड फॉइल ना होकर यहाँ पे मान लिया जाता किसी मेटल की जो है फॉइल ली जाती, किसकी ले लेते? कोई मेटल की फॉइल ले ली जाती। तो बताइए एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस आ जाता। और उस टाइम पे देखिए, आपको मैं बता दूं रुदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से क्या था, ये जो गोल्ड फॉइल था ना इस पर क्या किए थे? अल्फा रेस जो है, अल्फा पार्टिकल्स को ट्रांसफर किया गया था। ठीक है। तो बोलता है कि क्या डिफरेंस आ जाता, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर देख लेते हैं। देखिए, यस, इफ अल्फा पार्टिकल scattering experiment is carried out using a foil of any metal as thin as gold foil
used by the Rutherford, there would be no change in the observation. कहा गया है कि अगर क्या होता, इस गोल्ड फॉइल की जगह पे कोई भी मेटल की फॉइल लेते, लेकिन वो उतनी ही पतली होती जितनी कि गोल्ड की पतली थी, मतलब उतनी थिन होती, तो एक्सपेरिमेंट में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, देखिए, बट सिंस अदर मेटल्स आर नॉट सो मेलिएबल, मेलिएबल का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल को पीट पीट के या फिर आप कैसे बीटन करके उसको एक थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, मेटल की इस फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेलिएबल कहते हैं। तो कहता है कि ऐसा कोई भी मेटल नहीं था कि हम उसको क्या है बहुत ज़्यादा उतनी थिन बना सके जितने की गोल्ड फॉइल की थी, ठीक है। तो यही लिखा है, सो सच अ थिन फॉइल इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एंड इफ वी यूज अ thick foil, then more alpha particles would be bounced back and no idea about the location of the positive mass in the atoms would be available with such a certainty. तो बोला गया है कि मान लीजिए अगर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से जो है मेटल की फॉइल यूज़ कर लेते, लेकिन वो उतनी पतली नहीं होती। तो देखिए, जब गोल्ड की फॉइल यूज़ की थी रुदरफोर्ड ने, और यहाँ पे क्या कहता है अल्फा पार्टिकल्स को पास किया, तो वो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या हो गए थे, ऐसे सीधे चले गए थे, स्ट्रेट फॉल चले गए थे, ठीक है। लेकिन अगर मेटल का यूज़ करते तो वो टकरा के वापस आ जाते, समझ में आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा क्या है बाउंस्ड हो जाते। तो इसीलिए हमने क्या यूज़ नहीं किया, और उससे हमें एक सही रिजल्ट नहीं निकल पाता, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, गोल्ड फॉइल को यूज़ किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पूछा गया है नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, कि एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से थे। तो मैंने शुरू में बताया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे जो है नेगेटिव, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, ठीक है, चार्जेस की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया हीलियम एटम्स हैज एन एटॉमिक मास 4u, 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, देन हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। तो देखो मैं आपको बता दूं, एटॉमिक मास जो होता है, सॉरी फ्रेंड्स, देखिए अगर हम बात करें किसकी, एटॉमिक मास जो होता है, तो एटॉमिक मास किसके बराबर होता है बेटा, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो एटॉमिक मास है, ठीक है, जो एटॉमिक मास है दैट इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। अब देखिए एटॉमिक मास कितना दिया है, 4, तो यहाँ पे 4 रख दें, और जो 2 प्रोटॉन्स बता रहा है, तो 2 प्रोटॉन्स हो गया, और हमें न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो ये इधर पे लेके आइए, तो 4 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू n, और न्यूट्रॉन कितने आते दिख रहे हैं आपको, 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2, तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम। कार्बन और सोडियम में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था आपको कि जो बोर मॉडल था उसने क्या किया था, इस पूरे एटम्स में जो इसमें क्या किया था, शेल्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। सेंटर में क्या था, न्यूक्लियस, उस पर 4 शेल्स ले ली थी, के है, एल है, एम है और एन है। पहली शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो दे सकता था वो 2 था, दूसरे में कितना 8, तीसरे में कितना 18 और चौथे में कितना 32। मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर सकता था, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था। तो अभी हम देखिए हम इसमें क्या निकालने वाले हैं, क्वेश्चन में क्या बोला आपको, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो कार्बन का जो अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो 6 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं के, एल, एम और एन शेल, ठीक है, एम और एन शेल, ठीक है, एम और एन। अभी देखिए के शेल में पहले अगर आप देखोगे पहले शेल में कितने दे सकते हैं, 2, 6 में से 2 गया तो कितना बचता है, 4, तो ये सेकंड में शेल में कितने गए, 4। आगे उसके पास और है ही नहीं एटम्स, है ना, एटॉमिक नंबर ही वहाँ पे खत्म हो गया। तो हम कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, इसको 2 दे सकते हैं, इसको 4 दे सकते हैं, तो दैट्स ऑल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी किसकी, 2 और 4। समझ में आया, तो देखिए समझ में आया 2 और 4 कैसे हुआ। ऐसे हो रहा है सोडियम का। सोडियम का अगर हम देखेंगे तो ये Na होता है सिंपल, और कितना एटॉमिक नंबर होता है, 11। तो देखिए के शेल में हम कितने दे देंगे, 2, तो 8 में से 2 गया तो कितना बचता है, आपको सबको पता है 9। अब के बाद क्या आएगा, एल, दूसरे शेल में हम कितने दे सकते हैं, 8, तो यहाँ पे 8 दे देते हैं, तो 8, 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 1। के बाद एल के बाद अभी एम शेल में भी दे सकते हैं कितने, 1, तो ये 1 हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। मतलब उनके जो एटॉमिक नंबर है उनको क्या है, हमने शेल्स में डिवाइड कर देना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ के एंड एल शेल्स ऑफ एन एटम्स आर फुल, कि अगर हमारे मान लीजिए के शेल है और ये एल शेल है, दोनों फुल है, तो देखिए के शेल में कितने दे सकते हैं, 2, और एल शेल में कितने दे सकते हैं, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 2 टोटल कितना हो गया, 10। अब आपको पूछा गया है कि बताइए किसका जो है
कौन कौन सा एटम हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता है 10 देख लीजिए ना किसका होता है, तो अगर आप देखोगे तो जिसका भी 10 होगा तो वही इसका क्या हो जाएगा आपका जो है कह सकते हो क्या, मैक्सिमम जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यही क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन में यही पूछा था ना, के एंड एल शेल ऑफ एन एटम आर फुल देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना, पहले में 2 हो गए, दूसरे में 8 हो गए, 8 और 2 कितने हो गए 10, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बैठेंगे 10, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या पूछा गया है, बोलता है हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन सल्फर एंड मैग्नीशियम। देखिए अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। तो इसको डिवाइड करिए ना, के एल एम और एन। तो पहले शेल में आप कितने दे दोगे 2, तो 2 माइनस करिए तो कितने बचे 15, ठीक है। तो ये 2 इसको दे दिए। अब दूसरे शेल में 8 दे दीजिए, 15 में से 8 गया तो कितना बचता है 7, यहाँ पे कितना दे दिए 8। लास्ट शेल में कितने दे सकते 7। लेकिन मेरी इस बात पर गौर फरमाइएगा कि इस पर आपको जो इसका 7 है ना, वैसे तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती है, लेकिन जब लास्ट में क्या हो 5 से ज़्यादा हो तो आपको क्या करना है, इसको 8 से सब्ट्रैक्ट करके इसकी वैलेंसी निकालनी है। तो 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 1 ही इसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। मतलब वैलेंसी ऑफ क्लोरीन क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक और देख लीजिए, नेक्स्ट है सल्फर, और सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 16। कितना होता है 16। तो देखिए के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया। तो के में कितना देगा 2, तो 8 में से 2 गया, सॉरी 8 में से नहीं, ये 16 में से 2 चला गया तो कितना बच गया आपको पता है 14। 14 में से अब 8 माइनस करिए ना तो कितना बचेगा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो 8 और तो अगले में कितना हो गया 6, तो 6 इसकी वैलेंसी नहीं कहलाएगी। आप मैंने बताया 5 या 5 से ज़्यादा आउटर मोस्ट शेल में मिलता है तो उसको 8 से माइनस करिए, तो 8 माइनस 2 कितना होगा, सॉरी 8 माइनस 6 कितना होगा 2, तो ये इसकी वैलेंसी क्या होगी 2, ठीक है। आगे देखिए एक और भी दिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को भी देख लीजिए, ये Mg है और Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। तो पहले में K हो गया, L हो गया, M हो गया, तो K में कितना दे देगा 2, तो यहाँ 10 में से 12 में से 2 गया तो कितना बचता है 10, अगले में 8 दे देगा, तो 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2, अगले में कितना देगा 2। तो अब देखिए 5 से कम है तो इसकी वैलेंसी क्या रहेगी 2 ही रहेगी। आगे चलिए, ठीक है। आगे कुछ है क्या, चलो तो अब बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में कंसीडर कर लेंगे गाइस। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, पहले 12 मिनट के हो गए। सो थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर गाइड वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और मेरी हेल्प करिए 1000 सब्सक्राइबर को अचीव करने में। सो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।